हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपी टेट का जो आपका एग्ज़ाम है वह जनवरी में होने की संभावना है। तो यूपी टेट के प्रीवियस ईयर के ईवीएस के क्वेश्चन में सॉल्व करवा रही हूँ। 4 वीडियो आ चुके हैं। 2022 वाला पेपर करवा चुकी हूँ, 2019 वाला पेपर करवा चुकी हूँ, 2018 वाला पेपर करवा चुकी हूँ और 2017 वाला पेपर करवा चुकी हूँ। मैंने शुरुआत 2022 वाले पेपर से की है और 2017 वाले पेपर तक मैं करवा चुकी हूँ। ये जो वीडियो है, आज का जो पेपर मैं लेकर आई हूँ, ये 2016 वाला पेपर है। यानी आज की वीडियो में मैं 2016 वाले पेपर के ईवीएस के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा लेवल 2 के लिए एसएसटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मैं सॉल्व करवा रही हूँ। तो यदि आप पेपर 2 भी देने वाले हैं और आपका सब्जेक्ट एसएसटी है तो आप लोग वो वीडियो भी देख लीजिए। और सोशल साइंस को मैं एनसीईआरटी की किताबों से पढ़ा रही हूँ, तो आप लोग वो वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, गिर वन्य जीव अभयारण्य निम्न में से किस वन्य जीव का संरक्षण करता है? पहला विकल्प है हाथी, दूसरा विकल्प है सांप, तीसरा विकल्प है गैंडा और चौथा विकल्प है शेर। तो गिर वन्य जीव अभयारण्य गुजरात राज्य में स्थित है और ये शेरों का संरक्षण करता है। चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, घुमा फिराकर पूछा गया है, आप लोग याद रखिएगा। ये जो गिर वन्यजीव अभयारण्य है, ये एशिया का एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां एशियाई शेर पाए जाते हैं और इसकी जैव विविधता के कारण इसे एशिया में सबसे महत्वपूर्ण संरक्षित क्षेत्रों में से एक माना जाता है। तो ये आप याद रखिएगा, गिर वन्यजीव अभयारण्य गुजरात राज्य में है, ये भी याद रखिए। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रीन मफलर संबंधित है। पहला विकल्प है मृदा प्रदूषण से, दूसरा है वायु प्रदूषण से, तीसरा है ध्वनि प्रदूषण से और चौथा है जल प्रदूषण से। तो ग्रीन मफलर ये संबंधित है ध्वनि प्रदूषण से। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। ग्रीन मफलर क्या है? ग्रीन मफलर आबादी वाले क्षेत्रों के आसपास या सड़कों, औद्योगिक क्षेत्रों, राजमार्गों के पास शोर वाले स्थानों पर 4 से 6 पंक्तियों के पौधों को लगाकर ध्वनि प्रदूषण को कम करने की एक तकनीक है। यानी कि पेड़ लगाए जाते हैं पंक्तियों में ताकि ध्वनि प्रदूषण को कम किया जा सके। घने पेड़ जो होते हैं ये ध्वनि प्रदूषण को कम करते हैं क्योंकि ये शोर को बाहर नहीं निकलने देते और जो शोर है वह नागरिकों तक नहीं पहुंच पाता है। तो ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है निम्न में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? पहला विकल्प है लाल सागर, दूसरा है काला सागर, तीसरा है अरब सागर और चौथा है भूमध्य सागर। तो यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है भूमध्य सागर। चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। पहला विकल्प है 16 सितंबर, दूसरा है 7 दिसंबर, तीसरा है 30 मार्च और चौथा है 22 अप्रैल। तो मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में भी बताया था, जो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस है ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं। पहला विकल्प है प्राथमिक उत्पादक, दूसरा है प्राथमिक उपभोक्ता, तीसरा है द्वितीयक उपभोक्ता और चौथा है अपघटन करता। तो किसी खाद्य श्रृंखला में जो शाकाहारी होते हैं ये प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा।
जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं ये शाकाहारी जानवर होते हैं जिनका पोषण सीधे पौधों के उत्पादों पर निर्भर होता है, जैसे गाय है, हिरन है, छोटे कीड़े, ये सभी क्या हैं, ये शाकाहारी हैं। और जो प्राथमिक उत्पादक होते हैं ये प्रथम पोषी स्तर पर होते हैं। वे प्रकाश संश्लेषण की सहायता से स्वयं भोजन का निर्माण करते हैं, जैसे पेड़ पौधे। तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? पहला विकल्प है रासायनिक चक्र, दूसरा है जैव भू रासायनिक चक्र, तीसरा है भूगर्भीय चक्र और चौथा है भू रासायनिक चक्र। तो पारिस्थितिक तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। एक जैव भू रासायनिक चक्र एक मार्ग है जिसके द्वारा रासायनिक पदार्थ पृथ्वी के जीवमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल और जलमंडल घटकों से होकर गुजरता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? यानी कि जो बहुत कम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। पहला है डीजल, दूसरा है पेट्रोल, तीसरा है हाइड्रोजन और चौथा है कोयला। तो न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है हाइड्रोजन। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा पाया जाता है। पहला विकल्प है ऑस्ट्रेलिया में, दूसरा है भारत में, तीसरा है चीन में और चौथा है ब्राजील में। तो संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा ये कहाँ पाया जाता है? चीन में। दक्षिण मध्य चीन के घने बांस के जंगलों में ये पाया जाता है। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा, चाइना। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई? पहला है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है नाइट्रस ऑक्साइड और चौथा है मिथाइल आइसोसाइनेट। तो किस गैस के रिसाव के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण। चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। इसके बाद वाले पेपरों में भी ये प्रश्न पूछा गया है, पहले भी पूछा गया है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है? पहला है जापान, दूसरा है भारत, तीसरा है ऑस्ट्रेलिया और चौथा है अमेरिका। तो किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है? तो वह है ऑस्ट्रेलिया। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस सुधार हेतु है? पहला विकल्प है जल की गुणवत्ता, दूसरा है जल का वेग, तीसरा है जल की प्रचुरता और चौथा है जल के तापमान। तो गंगा एक्शन प्लान लाने का उद्देश्य क्या है? जल की गुणवत्ता में सुधार करना। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा, वाटर क्वालिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? जैविक कीटनाशक का पहला विकल्प है नीम, दूसरा है देवदार, तीसरा है चीड़ और चौथा है ओक। तो जैविक कीटनाशक का उत्पादक है नीम। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। नीम के जो पत्ते होते हैं इनमें एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटी पैरासिटिक ये सभी गुण इसमें मौजूद होते हैं। इसका दवा में भी प्रयोग किया जाता है और जो अनाज होता है उसे घुन से बचाने के लिए भी इसकी पत्तियों का प्रयोग किया जाता है। तो पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भू पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। पहला विकल्प है सूर्य, दूसरा है पृथ्वी, तीसरा है चंद्रमा और चौथा है शुक्र। तो भू पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत पूछा गया है, सूर्य है। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा, सन। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? पहला विकल्प है महोगनी, दूसरा है कैक्टस, तीसरा है फर और चौथा है चंदन।
तो आपको पता है कि जो मरुस्थलीय प्रदेश होते हैं इनमें कैक्टस उगता है और वनस्पति उगने के लिए यहाँ पर पर्याप्त अवस्थाएं नहीं होती हैं, तो यहाँ पर कैक्टस जो है ये उग जाता है, तो यही यहाँ पर पाया जाता है। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? पहला विकल्प है वरुण, दूसरा है बुध, तीसरा है शनि और चौथा है शुक्र। तो सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, आप लोग याद रखिएगा। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इसी क्रम में ये ग्रह हैं, तो क्रम भी याद रखिएगा। एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ऐसे कौन से ग्रह हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र 2 ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है। अब इसमें क्या पूछा गया है? टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? तो ये शनि का उपग्रह है। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? पहला विकल्प है कपास, दूसरा है जेट्रोफा, तीसरा है गन्ना और चौथा है आलू। तो बायोडीजल की फसल कौन सी होती है? जेट्रोफा। इसके पहले भी जो पेपर मैंने सॉल्व करवाए हैं उसमें मैंने आपको बताया है। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। कई प्रश्न प्रीवियस ईयर से लिए जाते हैं, तो इसीलिए प्रीवियस ईयर के पेपर पढ़ना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? पहला विकल्प है 1982, दूसरा है 1986, तीसरा है 1992 और चौथा है 1996। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ये किस वर्ष पारित हुआ? 1986 में। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भूमंडलीय तापन का कारण है? भूमंडलीय तापन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग। यदि आपको शुद्ध हिंदी समझ में ना आए तो आप इंग्लिश जरूर पढ़ लीजिएगा। तो भूमंडलीय तापन का मतलब क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग। इसका कारण पूछा गया है। पहला है हिमनदों में वृद्धि, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड में कमी और चौथा है वनों में वृद्धि। तो भूमंडलीय तापन का कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? पहला है शीतोष्ण पर्णपाती वन बायोम, दूसरा है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन बायोम, तीसरा है शीतोष्ण घास प्रदेश बायोम और चौथा है सवाना बायोम। तो किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है ये पूछा गया है। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन बायोम। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? पहला विकल्प है लाल मिट्टी, दूसरा है काली मिट्टी, तीसरा है जलोढ़ मिट्टी और चौथा है लैटेराइट मिट्टी। तो किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? तो वह है काली मिट्टी। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। लाल मिट्टी जो होती है इन सब के बारे में भी जान लीजिए। यह मिट्टी बहुत झरझरी होती है और बाजरे के फसल के लिए उपयोगी होती है, और ये ऐसी होती है लाल और चॉकलेटी कलर की। काली मिट्टी आपको बता ही दिया, इसका निर्माण लावा द्वारा होता है। जलोढ़ मिट्टी जो होती है यह पानी द्वारा बहा कर लाई जाती है और ये जमा हो जाती है। ये भंगुर भी होती है, तो ये भी याद रखिए। और लैटेराइट मिट्टी यह चट्टानों के टूटने से बनती है, तो इनके बारे में इतनी जानकारी जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की परावैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है? पहला विकल्प है समताप मंडल, दूसरा है क्षोभ मंडल, तीसरा है आयन मंडल और चौथा है मध्य मंडल। तो मैंने आपको बताया है कि समताप मंडल में ओजोन परत होती है, तो इसमें आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा। और जो क्षोभ मंडल है ये सबसे निचली परत है और मौसम संबंधी घटनाएं इस क्षोभ मंडल में संपन्न होती हैं, तो इसके बारे में भी याद रखिए। और ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है, तो पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राकेश कक्षा 5 पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं करता, अतः सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय हो सकता है। पहला है प्रधानाध्यापक की जानकारी में लाना, दूसरा है खेल की कक्षा में जाने पर प्रतिबंध लगाना, तीसरा है उसकी अनियमितताओं के कारणों को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना और चौथा है उसकी अनियमितताओं की लिखित जानकारी माता पिता को देना।
अब राकेश जो है कक्षा 5 में पढ़ता है और विज्ञान शिक्षक द्वारा जो कार्य दिया जाता है उसे समय से प्रस्तुत नहीं करता है। तो सुधारात्मक उपाय जो हो सकता है वह हमें बताना है। तो एक शिक्षक होने के नाते हमें क्या करना चाहिए कि राकेश की जो अनियमितताएं हैं, यानी कि वह समय पर कार्य पूरा क्यों नहीं कर रहा है, इसका कारण जानना चाहिए, फिर उसका मार्गदर्शन करना चाहिए। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है? पहला विकल्प है भोपाल, दूसरा है उज्जैन, तीसरा है इंदौर और चौथा है ग्वालियर। तो मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है? तो वह है भोपाल, जो मध्य प्रदेश की राजधानी भी है। तो ये भी याद रखिए, पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि है उसकी। पहला विकल्प है सेवा, दूसरा है वेतन, तीसरा है गर्व और चौथा है छात्रों का विश्वास। तो शिक्षकों की सबसे बहुमूल्य निधि है छात्रों का विश्वास। चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। शिक्षक जो है वह सुविधा प्रदाता है, कार्य शोधकर्ता, योजनाकार, प्रबंधक, सामग्री प्रदाता, सूत्रधार, नेता, सह निर्माता आदि जैसी विविध भूमिकाएं निभाता है। तो सबसे बहुमूल्य निधि शिक्षक की क्या होती है? छात्रों का विश्वास। चलिए आगे बढ़ते हैं। परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता, तो वह एक है। पहला है सिद्धांत, दूसरा है कानून, तीसरा है खोज और चौथा है मूल संकल्पना। तो परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जा रहा है, तो वह एक सिद्धांत है। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है। पहला विकल्प है विचार गोष्ठी एवं सुर्तलेख, दूसरा है सुर्तलेख एवं दिया गया कार्य, तीसरा है विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना और चौथा है व्याख्यान एवं सुर्तलेख। तो सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि पूछी गई है विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? पहला विकल्प है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है नाइट्रस ऑक्साइड, तीसरा है हीलियम और चौथा है मीथेन। तो जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है वह है हीलियम। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। हीलियम जो है ये अक्रिय गैस है, ये भी याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है? पहला है जूल, दूसरा है डेसिबल, तीसरा है न्यूटन और चौथा है नैनो इकाई। तो ध्वनि प्रदूषण का मापन किया जाता है डेसिबल द्वारा। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? पहला है ताप्ती, दूसरा है सुवर्ण रेखा, तीसरा है नर्मदा और चौथा है सिंधु। तो जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है वह है सुवर्ण रेखा। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है। कौन सी स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है? तो यू आकार की घाटी का। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और विकल्प लिखे हैं, इनके बारे में भी जान लीजिए। लैपीज क्या है? तो लैपीज जो है एक अनुभवी चूना पत्थर की सतह है जिसमें तेज शिखर, खांचे और लकीरें होती हैं। वी आकार की घाटी का निर्माण कब होता है? जब कोई नदी अपने स्रोत के पास होती है। और जलप्रपात, तो जलप्रपात क्या होता है? झरना होता है। तो इसमें आपका दूसरा विकल्प सही है। तो ये पेपर था 2016 वाला। आपका बहुत ही कम समय मैंने लिया है। तो 2016 वाला ये पेपर था। ईवीएस के क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवा दिए हैं। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपको एग्ज़ाम से संबंधित कोई भी समस्या हो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर डायरेक्ट मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।